Hello everyone and welcome back to the channel. So my name is Tapu Roma and in today's video we are going to solve section B of ISC specimen paper 2023. So before moving on with the topic, there are many students who are asking continuously, मैम सैम्पल पेपर का टाइम नहीं है तो रहने दें, चल ले रहने दें, ये वो फलाना ठिकाना. सो बेटा लेट मी क्लियर दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कोई एक वो नहीं होता है कि कंडीशन है कि ये करें या ना करें. इट इज़ मैंडेटरी. सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है इससे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें फर्स्ट है सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव डैश. द रिएक्शन इज नोन एज दिस एंड दिस. सो यहाँ पे मैंने देखो स्पेस नहीं थी तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है. आपको ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है बहुत सारे, हर एक में मैंने ऑप्शंस यहाँ पे लिखे नहीं है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द स्पेस. सो सोडियम फिनॉक्साइड जब रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड से तो वो देता है बेटा एनीसोल. ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप मैं लिख दूँ साइड में, इस तरीके से होता है ये राइट. इस तरीके से यहाँ पे लगा होता है इसमें OCH3. ठीक है, तो ये एक बेंजीन रिंग में OCH3 लगा है तो इसको आप और क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो मिथॉक्सी बेंजीन. आई डोंट नो यहाँ तक दिख रहा होगा या नहीं, नीचे लिख देती हूँ मिथॉक्सी बेंजीन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा रिएक्शन का नाम बहुत ही फेमस रिएक्शन है यार, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. नेक्स्ट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्रिपल्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डैश टाइम्स. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आई होप सो ये चीज आपको आती होगी. अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ट्रिपल कर दे, कॉन्सेंट्रेशन अगर ट्रिपल कर दे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो सबको पता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा. क्या ये सबको पता है? ये क्या 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा. जिसको नहीं पता है भाई वो सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज. इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है. ये भी आपको मैंने निकालना सिखाया था. क्लियर है ये चीज. देन अच्छा, जो बच्चे इससे आप एक चीज और समझो, बहुत बच्चे पूछते हैं मैम केमिकल काइनेटिक्स से तो थ्योरी आती नहीं, आप क्यों पढ़ाती हैं थ्योरी, आप क्यों समझाती हैं. बेटा ये थ्योरी ही है, केमिकल काइनेटिक्स से भी थ्योरी आती है. मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस आया है, मॉलिक्यूलैरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन का 2000 किसी मतलब मैं एग्जाम पेपर देख रही थी उसमें डिफरेंस भी आ चुका है. एंड यू ऑलवेज सेज कि मैम थ्योरी नहीं आती, तो ये सब वही है. In coordination complexes, the central metal atom or ion behaves as this and ligand behave as this. तो ये सब ऑप्शंस आपको गिवन है, बहुत इजी है, ये तो आपने पढ़ाई है भाई. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम कैसे बिहेव करता है, उसमें ऑप्शन में था लुईस एसिड्स, लुईस बेसिस. तो देखो सेंट्रल मेटल एटम बिहेव करता है लुईस एसिड्स की तरह और ये बिहेव करते हैं लुईस बेसिस की तरह. ये बात भी मैंने आपको बताई थी. अब मैम ये लुईस एसिड्स लुईस बेसिस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहीं पे क्लियर कर दीजिए. ये तुम लोग कहते हो या नहीं कहते हो, चलो. तो लुईस एसिड्स लुईस बेसिस, बेटा लुईस एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं. और लुईस बेसिस इसी का जस्ट ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स होते हैं. अब आप सबको पता होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा होता है तो वो एक्सेप्टर हो गया, तो लुईस एसिड्स होगा. ठीक है, फोर्थ पार्ट, कैल्शियम एसीटेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स दिस. तो ये देता है हमको एसीटोन. ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, और साथ में देता है आइडो. किसमें आइडो कब देगा, जब आयोडीन और अल्काली से रिएक्शन होगा. सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. नाउ अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन की तरह है. क्वेश्चन नंबर 1 इज एल्काइल आइसोसाइनाइड ऑन कंप्लीट रिडक्शन गिव्स. एक एल्कली आइसोसाइनाइड को अगर कंप्लीटली रिडक्शन करा देंगे उसका तो वो क्या देगा, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ. बेसिकली आपको ऑप्शंस दिए होते हैं 1 डिग्री अमीन, 2 प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खुद से करके देख लेते हैं. तो बेटा इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है कि एल्काइल आइसोसाइनाइड बेसिकली होता है CH3 और आइसोसाइनाइड है, साइनाइड नहीं है. आइसोसाइनाइड और साइनाइड में फर्क पता होगा, Cn और वहां पे NC हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C, जहाँ पे C आपको पता है भाई नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है. कंप्लीट रिडक्शन, इसका एक कैटलिस्ट होता है, कौन सा होता है, LiAlH4. तो इसका कंप्लीट रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे N बना होगा और ये इस तरीके से कंपाउंड बन के आ जाएगा HCH3CH3. सो बेसिकली ये क्या है, ये है हमारा 2 डिग्री
अमीन, 2 डिग्री अमीन, और वी कैन से इट सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो आई थिंक ये समथिंग ऑप्शन बी था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई नॉट ऑफ सेल एंड जी नॉट ऑफ सेल विल बी, ऑप्शन में था कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो आपको पता होगा स्पॉन्टेनिटी के टाइम पे ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और जो डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, लेस देन 0 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर आप इसकी बात करो तो ये आपका ऑप्शन सी में आ रहा था, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये आपने 11th में भी पढ़ा है या आपने 12th में भी पढ़ा है। कई ऑप्शंस थे, निकल, प्लैटिनम, कॉपर, क्रोमियम, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कॉपर, यहाँ पे लिख दो कॉपर एंड क्रोमियम इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी आई गेस, ठीक है। तो कॉपर और क्रोमियम, आई होप आपको पता होगा क्यों होता है भाई, इसमें एस ऑर्बिटल में फुल फिल्ड होता है, डी में कम हो जाता है, तो ये एस से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। सिमिलरली यहाँ पे एस और डी में सेम चीज होती है, एस से इलेक्ट्रॉन्स को डी ले लेता है ताकि हाफ फिल्ड हो पाए। डी क्या हो पाए, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, यू कैन से। क्लियर? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन, 75 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन 8 मिनट। If 200 gram of the same reactant is taken, in how much time 150 gram of the reactant will react? This is one of the simplest question, ठीक है। बोल रहे हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब 100 ग्राम रिएक्टेंट को लिया है तो 75 ग्राम रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है 8 मिनट्स में, ठीक है। एंड अगर 200 ग्राम सेम रिएक्टेंट का ले लिया तो वो कितना टाइम उसको लेगा रिएक्ट करने में 150 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए के, चलो के क्या टी के टर्म्स में ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को टी के टर्म्स में ही फाइंड करना है, ठीक है। सो हियर टी विल बी इक्वल्स टू 2.303 log a नॉट अपॉन a होल डिवाइडेड बाय टी, होल डिवाइडेड बाय सॉरी टी तो यहाँ आ गया हमारा, तो यहाँ पे के। क्लियर ये चीज, k इज इक्वल टू 2.303 a नॉट अपॉन, अच्छा a नॉट आपको पता होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और a नॉट इज इनिशियल एंड a इज फाइनल। अब फाइनल का ही पूरा खेल है जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा ये तो पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन भी डायरेक्ट मार्क कर लें या फिर पहली कंडीशन में पहले वैल्यूज रख लो, बात तो एक ही है। तो दूसरी कंडीशन को हम लिखेंगे तो 2.303 सेम होगा लॉग a नॉट अपॉन a डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसी में वैल्यूज रख दे रही हूँ ताकि यहाँ ज्यादा स्पेस ना लेनी पड़े। पहले वाले में बेटा टाइम की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ टाइम इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 मिनट्स, ठीक है 8, और पहले वाले में a नॉट की वैल्यू कितनी है, इन केस 1 a नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, a इज इक्वल्स टू व्हाट, t इज इक्वल्स टू व्हाट, यहीं पे लिख देते हैं। ये 8 मिनट है, ठीक। a नॉट इज व्हाट इज a नॉट हियर 100 ग्राम इनिशियल, फाइनल क्या है 75, बहुत से बच्चे 75 लिख के आते हैं बट फाइनल इज 25। रिमेंबर इतना चला गया तो जितना बचा दैट विल बी फाइनल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे अब इट विल बी a नॉट अपॉन a दैट इज 100 अपॉन 25, या चलो ठीक है मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करती हूँ, यहीं पे आ जाती हूँ, इधर से हम साइड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम बोलेंगे 2.303 लॉग क्या है a नॉट, यानी कि अब डायरेक्ट करते हैं 100 अपॉन 25 होल डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2.303 ln। अब 100 की जगह क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन क्या है 200 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 150, तो यहाँ पे क्या है नाउ ऑफ द सेम रिएक्टेंट इज टेकन इन हाउ मच टाइम 150 ऑफ द रिएक्टेंट विल रिएक्ट, 150 ऑफ द रिएक्टेंट ताकि रिएक्ट हो जाए, ये 150 नहीं 50 ग्राम होगा, सॉरी गलत हो गया, 50 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट विल रिएक्ट। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे फाइनली, सॉरी 150 था, 50 यहाँ पे रखेंगे क्योंकि फाइनल रखना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही भाई, 150 और 50 का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। ओवरऑल 200 था इनिशियल में, उसमें से 150 को रिएक्ट करवा दिया तो कितना बचा, अगेन 50 बचा, ठीक है ये हमने रख दिया। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 25 के टेबल में ये आएगा 4 टाइम्स, ठीक, और 5 के टेबल में 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा अगेन 4 ज़ा। अच्छा तो ये 4 तो कैंसिल हो गया, 2.303 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पे हमने रखा था होल डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे t की वैल्यू इक्वल्स टू 8 मिनट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ये, आई गेस पहला ही ऑप्शन गिवन था 8 मिनट्स। क्लियर है ये चीज सबको, आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम तो बहुत ईजी आया है सैम्पल पेपर में, देखो
नंबर 1 इज फिनॉल, अच्छा मैं पहले ये रीड कर देती हूँ, फिनॉल इथाइलिन डायमीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमीनो एसिड, और राइट हैंड साइड है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्विटर आयन, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन एंड बाइडेंटेट लिगेंड। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर आप बात करोगे तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है, यानी कि मैं ऐसे मैच भी कर देती हूँ, ये है इसका एक आंसर, ठीक है। देन ज्विटर आयन, ये ज्विटर आयन जो होता है बेसिकली ये होता है एक अमीनो एसिड, ज्विटर आयन इज अ अमीनो एसिड, ठीक है। देन न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, अगर कोई चीज नहीं आती तो आपको पता है, आगे स्टेप में बढ़ जाओ, बची हुई चीज में देन मेंशन कर दो। फिलहाल न्यूट्रल FeCl3 आयन जो होता है वो फिनॉल का होगा राइट आंसर, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, इसमें कौन सा आया था, इस वाले में फोर्थ पार्ट, ठीक है। और बाइडेंटेट लिगेंड सबको पता है, इथाइलिन डायमीन, ये तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, सेकेंड, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ना मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई मैम असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझा दीजिए, हमें कुछ नहीं समझ में आता है इसमें, तो ये बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, बिकॉज CBSE में ये 9-10 से आ जाता है, बट ISC बोर्ड में ये ISC में स्टार्ट होता है बेसिकली, 10th में नहीं रहता, ICSE में नहीं रहता, ठीक है। सो ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। देखो बेटा इन क्वेश्चंस में एक असर्शन दिया रहता है, एक रीजन दिया रहता है, ठीक है। असर्शन मतलब सिंपल एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में नीचे जो रीजन दिया है, आपको दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ के देखना है कि कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। समझाती हूँ, पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन, उसको रीड करते हैं बाद में, बट पहला रीजन क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होता है दोनों ही असर्शन जो है और रीजन जो है वो सही है, तो पहले आपको पहचानना है क्या दोनों सही है या नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, दोनों ही सही है, आगे इसके आगे कंटिन्यूएशन में होता है कि दोनों ही सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, मतलब जो आपने ए पढ़ा और बी पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सही है या नहीं। अगर सही है तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ए को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा कि ए और बी तो सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, सही तो है अपने अपने तरीकों में दोनों सही है, पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ये किसी और चीज से रेफर कर रहा है। नेक्स्ट होता है कि ए जो है वो सही है और बी जो है वो गलत है, और लास्ट होता है, मतलब इसका मैंने ऑपोजिट बोल दिया, ए जो है वो सही है, आर जो है गलत है, या ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। क्वेश्चन करो समझ में आएगा, ठीक है। नाउ सो बेसिकली असर्शन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, सारे के सारे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का वो डिक्रीज करता है डाइल्यूट होने पे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है, द असर्शन इज करेक्ट। रीजन इसका दिया है क्योंकि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो ध्यान से पढ़ो बेटा, कई बार आपको नहीं भी आता, ट्रिक लगाया करो। देखो समझो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो आपको पता है ना भाई डाइल्यूशन के टाइम पे नंबर ऑफ आयन जो है वॉल्यूम के साथ साथ डिक्रीज करते हैं डाइल्यूशन के टाइम पे, तो यानी कि दोनों चीजें करेक्ट हैं, और इसको देख के पता चल रहा है कि ये जो ए वाला असर्शन जो हो रहा है वो इस रीजन की वजह से ही हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं हुआ है दूसरा समझो। सेकेंड ऑप्शन था इसी का, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और दूसरा है नाइट्रो ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक्चुअली में ये वाला जो चीज है ना, रीजन ये सही है, ठीक है, लेकिन ये जो असर्शन है ये यहाँ पे गलत है, तो ये पहचानना आपको सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। मैम क्यों गलत है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन नहीं होता है, क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन होता है। क्लियर है, मैं कहीं पे बना भी देती हूँ अगर आप चाहो तो, कहाँ पे बना दूँ बताओ, Where should I draw it? I should draw it here, ठीक है। तो नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इस तरीके से होता है, सॉरी क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऐसे, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने क्लोरीन को ऐड किया, तो यहाँ पे ऐसे हमारा बेंजीन रिंग बेसिकली रहेगा, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन आएगा और यहाँ पे NO2 रहेगा। क्लियर है, तो ये होता है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा असर्शन जो है वो गलत हो गया है। रीजन हमने पढ़ा कि नाइट्रो ग्रुप में मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये सही बात है, आप 11th में पढ़ के आएगा, नाइट्रो जो है मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये तो सही है। तो क्या ए सही है बी गलत? ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। क्या ए और बी दोनों सही है? नहीं भाई, ए तो पहले, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। क्या ए सही है और बी गलत है? नहीं, अभी अभी हमने बताया, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है डी ऑप्शन? कि ए फॉल्स है, लेकिन जो रीजन है वो सॉरी ए जो है वो गलत है और जो रीजन है वो सही है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी कर लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।